नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को अपना सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है और इस राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिस तरह से चयन किया गया है, जिन लोगों ने चयन किया है, वो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे मुकाम पर खड़े हैं, अपनी पार्टी को ऐसे मुकाम पर ले जाकर के खड़ा करने वालों में से हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की आज देश के 21 से ज्यादा राज्यों में अपनी या एनडीए गठबंधन के साथ की सरकारें हैं। 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बैठी है। 99 सांसद राज्यसभा में बैठे हैं और 14 करोड़ से ज्यादा बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में है। ये आज की भारतीय जनता पार्टी है जिसकी नितिन नबीन शुरुआत आज हुई है। नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको अध्यक्ष बनाने के ठीक बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता भी हैं, उनका बयान मंच से कि नितिन नबीन अब मेरे बॉस हैं, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक क्षमता के उस मुकाम को दर्शा रहा है जहां पर बाकी पार्टियों को शायद यह सोचना होगा कि अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेना है, अगर भारतीय जनता पार्टी को उन्हें चुनौती देनी है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा। एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं की श्रृंखला है जो कभी सितारे थे। एक श्रृंखला वो है जो आज सितारे हैं और एक उस श्रृंखला को बनाने की तैयारी है जिसमें नितिन नबीन और नितिन नबीन जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नामी और गुमनामी दोनों से मिलते जुलते, उसके साथ चलते ऐसे करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के भीतर के लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरीके से सामने रखा है, उसमें यह बात सबके सामने है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, जहां दिल्ली से होकर अगर आपको दिल्ली में बैठना है तो उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता निकलता है, लखनऊ से निकलता है। उस लिहाज से लखनऊ में भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जब उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने 41 सांसद, जिसमें 37 लोकसभा के और 4 राज्यसभा के सांसद थे, उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में 2027 का ताना बाना बुना गया। 2026 और 2027 ये 2 ऐसे साल हैं जब कई राज्यों में चुनाव होना है। बंगाल है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, तमिलनाडु है, सुदूर दक्षिण। तो ऐसे में नितिन नबीन की जितनी बड़ी चुनौती है, उतनी ही कमर समाजवादी पार्टी की तरफ से
अखिलेश यादव ने भी कसी है। और अखिलेश यादव ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में इस तरीके से तैयार करने के लिए एक शुरुआत की है जिससे वो आने वाले समय में यानी 2027 में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सके, इसकी बानगी उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सामने रख दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का जो फॉर्मूला लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी, उसके बाद वही सीटें कम हैं, यानी दो रिजीम भारतीय जनता पार्टी की 272 से ऊपर की रही हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर केंद्र में सरकार चला सकती थी। लेकिन इस समय एनडीए की ही सरकार चल रही है। वजह है 240 अपने बीजेपी के सांसद और बाकी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सांसदों का मिलन, जिसके बाद वो 272 का आंकड़ा पार होता है, जिसे मैजिक फिगर हम कहते हैं। आज चर्चा इसी चुनौती पर होगी कि उत्तर प्रदेश जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दे चुका है, जहां अखिलेश यादव ने आज ही एक बड़ी बैठक की है, जहां जिम्मेदारियां तय की गई हैं, वहां से क्या नितिन नवीन पार पा पाएंगे। इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। पीडीए को मजबूत करना है और 27 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है, जिससे इस प्रदेश के किसानों का, इस देश के शिक्षकों का और इस प्रदेश के नौजवानों का भला हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनके सामने नवीन चुनौती है 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अरसे से अपनी बारी का इंतजार कर रही है। इसके आगे और राज्यों के भी चुनाव हैं, खासतौर से 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है और 2024 में जो करिश्मा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया है, जो डेंट लगाया है बीजेपी को, उसकी भरपाई बीजेपी तो अभी कर नहीं पाई है, लेकिन 27 को लेकर के सपा का अपना प्लान तैयार है। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोनों मिलकर क्या गुल खिलाएंगे जिससे अखिलेश यादव जिस सपने को बुन रहे हैं, जिस तैयारी को कर रहे हैं, उसको पीछे छोड़ा जा सके। हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अपर्णा दीक्षित, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, जुड़ी हुई हैं। अपर्णा जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, नाम सुनते ही आप सबके चेहरों पर एक स्माइल आ जा रही है, खुशी झलक रही है। ये अध्यक्ष बनने के, नए अध्यक्ष मिलने की तो है ही,
लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के भीतर नौजवानों को एक ये उम्मीद जगी है कि पार्टी के भीतर का लोकतंत्र हमें कहीं भी पहुंचा सकता है। सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार शिखर जी, और आपके चैनल को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सुना है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो ऑन एयर हुआ है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ, ये एक आपके चैनल की भांति हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नवीन काल है। और नवीन काल ये इसलिए है क्योंकि युवाओं को मौका मिला है, युवाओं को स्थिर सोच मिल सके। हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि जिस प्रकार कम से कम 1 लाख युवाओं को हम आने वाले भविष्य में राजनीति से और सामाजिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे, वो आज आप देखेंगे माननीय नितिन नवीन के माध्यम से हमें पूर्ण होता नजर आ रहा है। आप देखेंगे बदलाव के युवाओं के मन में अगर राजनीति को लेके कुछ प्रश्न चिन्ह होते हैं, तो अब उनके मन में प्रश्न चिन्ह हटकर वो अपने जीवन के लिए स्वयं कुछ चुन सकें, ये अपने लिए कुछ कर सके, अपने समाज के लिए कुछ कर सके। निश्चित तौर पर ये बहुत ही अहम कदम साबित होगा। माननीय नितिन नवीन जी 45 वर्षीय हैं। आज देखा जाए तो इतिहास में सबसे कम उम्र के वो फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी में। और मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगी, देखिए अन्य पार्टियां, देखो आप परिवारवाद को बढ़ावा देती है, इकलौती लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसमें हम नामांकन के साथ फिर चुनाव प्रक्रिया के तहत हम एक ऐसे सामान्य से कार्यकर्ता को आगे बढ़ावा देते हैं जो सिर्फ संभव हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, यहाँ अनिश्चित है। लोग कहें कि ये तो डमी है, ये है, वो है, लोग अन्य बातें करेंगे, लोग अन्य नैरेटिव सेट करेंगे उनके लिए। पर मैं आपसे ये कह देना चाहती हूँ, ये एक तैयारी है विकसित भारत 2047 की, माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प की, माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन की, जो हम तैयार कर रहे हैं आज की युवा पीढ़ी को। वो हमें बता रहे हैं, वो हमें संदेश दे रहे हैं, वो हमें आने वाले भविष्य की तरफ एक कहीं ना कहीं हम चेतना रखें कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं, युवा कैसा भविष्य बनाए। ये भी हमें पाठ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप भी चुन सकते हैं अपना भविष्य, और कैसा हो आपका भविष्य ये भी आप तय कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में एक नया दौर है, ये बहुत ही शुभकामनाएं हैं माननीय नितिन नवीन जी को मेरी तरफ से। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, जो हो चुके चुनाव, आपने अभी एक पैकेज में आपने ये अपनी बात में रखा था कि 2024 में जिस प्रकार से डेंट लगा, मैं आपको बता दूं एनडीए की गवर्नमेंट अभी भी है। भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। और मैं डेंट नहीं से मानती हूँ, मैं इसे मानती हूँ एक सबक के रूप में कि जो लोग लोगों को भड़काने का, भ्रामक खबरें फैलाने का, लोगों में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं, वो लोग देखिए किस तरीके से चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव हारे, हरियाणा का हारे, दिल्ली का हारे, बिहार का हार गए। तो ये हमने 2024 के बाद तुरंत और तत्काल बताया है कि आपकी भ्रामक और झूठी खबरें नहीं चलेंगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ली तीसरी बार, उसके बाद भी संविधान को कोई खतरा नहीं हुआ। आप देखिए आरक्षण को कोई खतरा नहीं हुआ, संविधान को खतरा हुआ तो आपने किया। आर्टिकल संविधान में साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयोग जब चाहे तब एसआईआर करा सकता है, लेकिन आपने एसआईआर को ही बता दिया ये वोट चोरी कर रहे हैं। आपके नैरेटिव जो बना रहे हैं आप, आपके विजन्स जो बना रहे हैं, आपके खुद के जो वो है वो आपके समझ में नहीं आ रहे हैं। आप लगातार हर दिन प्रतिदिन आप जो यात्राएं जो कर रहे थे, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, जो भी है आपकी फ्लॉप साबित हुई। कहीं ना कहीं आपके पास टाइम नहीं है राजनीति को लेकर। ऐसा लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं राजनीति जबरदस्ती कर रहे हैं। युवा चेहरे अभी भी हैं, 55 वर्ष के हो गए हैं। मैं ये मानती हूँ कि उनसे ये उम्मीद करते हैं लोग कि आप आइए और थोड़ी सकारात्मक राजनीति कीजिए और ऐसी राजनीति कीजिए जो लोगों को दिखेगी। लेकिन धरती पर आप उत्तर प्रदेश में देखोगे या कहीं अन्य बिहार की तरफ देखो, सांगठनिक ढांचा उनका किस तरीके का। और भारतीय जनता पार्टी से ये इंडिया अलायंस पूरा मिलकर लड़ा, उसके बाद भी देखिए कुछ नहीं हुआ। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं 2027 में हम चुनाव जीत रहे हैं और हमने अपने जनता के मन में अपने लिए विश्वास बना के रखा हुआ है और विश्वास बना के रखेंगे। शेखर जी, इतना ही कहना है जी। अपर्णा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो राजनीतिज्ञ हैं उन्हें तो निश्चित रूप से आशावादी होना चाहिए। आप युवा नेत्री हैं, आपको तो और ज्यादा आशावादी होनी चाहिए। महिला हैं, इसलिए आपसे और ज्यादा उम्मीदें देश की और प्रदेश की जनता को बढ़ेंगी जैसे जैसे आप राजनीति में आगे बढ़ेंगी। लेकिन कुछ चीजों से मैं चाहूंगा कि उस पर आप रोशनी डालें। जैसे
पीडीए को आप डेंट नहीं मानती हैं, उसको एक सबक मानती हैं, आप ये कह सकती हैं अपने लिहाज से। लेकिन अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई हैं, लगभग उतनी ही सीटें आपको 272 से पीछे लेकर के चली आई हैं। ये एक अपने आप में आंकड़ा है, तथ्य है, जिसको हम झुटला नहीं सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह आंकड़ा आया कहां से, क्यों आया? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 में कांग्रेस कह लीजिए, समाजवादी पार्टी कह लीजिए या इंडिया अलायंस कह लीजिए, इन्होंने एक अपनी तरह से रूपरेखा बनाई, एक योजना बनाई और उस योजना को ले जाकर के जनता के बीच में रखा। उसके रखने का परिणाम यह हुआ कि आप करीबन 30-32 सीटें पीछे सरक गए। और सिर्फ सरके ही नहीं, स्थिति यह हुई कि 272 के आंकड़े के लिए आपको अब 2 अलायंस पर निर्भर होना पड़ा, जो 2014 और 2019 से भिन्न स्थिति है। ऐसे में जो 2027 की चुनौती है, जहां पर पीडीए और ज्यादा बड़े व्यापक रूप में और ज्यादा पैने तरीके से आपके सामने रखा जाएगा, इस चुनौती को अगर आप चुनौती नहीं लेती तो फिर क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा जायज प्रश्न है आपका। पहले तो मैंने एक ही बात में आपको बता दिया था कि डेंट जो आप कह रहे थे, डेंट लगाया, उसे भारतीय जनता पार्टी डेंट के रूप में नहीं ले रही है, उसे एक सबक के रूप में लिया हमने कि लोग बरगला सकते हैं हमारे जनता को, लोग झूठ और झूठा भ्रम फैलाते हैं जनता के बीच में, लोग अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं एसआईआर के माध्यम से कि लोगों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठे ताकि श्रीलंका जैसे हालात बन जाएं, बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएं, हर वो प्रयास, नेपाल जैसे हालात बन जाएं, वो भारतीय जनता पार्टी की अस्थिर सरकार कैसे हो, वो हर प्रयास कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उससे हमने सीखा है। इससे डेंट लगा है भारतीय जनता पार्टी को, ये मैं नहीं मानती। उसके दूसरे शब्दों में और पॉजिटिव शब्दों में ऐसे कहना चाहिए कि हमने इसे सीखा है और अब ये गलती हम नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, जो पिछली बार 2024 में इन लोगों ने होने दी। इन्होंने जो झूठ फैलाया उसको हम नहीं फैलने देंगे। और इनके रही, अब आप देखिए, जिन लोगों ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, जिन लोगों ने पीडीए का मुद्दा उठाया, उन लोगों का पीडीए धराशायी कैसे हुआ है, ये हमने विगत पिछले चुनाव में देखा है। जो हमने बिहार का चुनाव देखा, एसआईआर का पूरा मुद्दा पलट गया। कुछ समय चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने इस मंचों से बोलना बंद कर दिया था, एसआईआर का नाम लेना बंद कर दिया था। पीडीए का मुद्दा आप देखिए, जिस प्रकार से 71% महिलाओं और युवाओं में MY समीकरण को तोड़ के रख दिया, धरातल में मिला दिया। महिलाओं और युवाओं ने ये बता दिया कि हम विकसित भारत की राजनीति को हम बढ़ावा देंगे, हम जो विकास हो रहे हैं उस पर हम विश्वास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मन में उन्होंने विश्वास वो रखकर उन्होंने विश्वास जताया और उन्होंने वोट किया। और सबसे बड़ी बात कि जातिगत व्यवस्था से उठ के इस बार चुनाव हुआ है बिहार का। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो चुनाव हुआ है और 2027 का जो चुनाव होने वाला है, उसमें हम जाति व्यवस्था से उठ के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जब समाज में समानता होगी तो विकास आगे अपने आप बढ़ेगा। मैं ये मानती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति यही मानना चाहता है और यही मानता भी, और इसी पर हम काम करते हैं। ठीक है अपर्णा जी, आपने अपनी बात रखी और अब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। मेरी आवाज आपको मिल रही है धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जा रही है नहीं जी। नमस्कार शेखर जी। नमस्कार। मैं आपके पास सवाल लेकर के आऊं उससे पहले जी आपको भी, बीजेपी को भी और अपने दर्शकों को भी अखिलेश यादव का एक बयान सुनवा देता हूं। वो बयान दरअसल आया तो था बीएमसी के चुनावी नतीजों के दिन, लेकिन अखिलेश यादव ने जो आज बैठक की है अपने सांसदों के साथ, उस बैठक में जो नतीजे निकले हैं उसके ऊपर तो हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन मैसेज वो 2-3 दिन पहले ही आ गया अखिलेश यादव की तरफ से कि वो किस तरीके से 2027 की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान सुनिए पहले। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके
टफ फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले, 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाए? तो ये नए तरह की चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल प्रोफेशनल पार्टी है, केवल इतनी बात पर ध्यान दीजिए, बाकी आगे पीछे की जो चीजें हैं उसको छोड़ दीजिए। और साथ साथ अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको अपने भीतर उसी तरीके के गुण विकसित करने पड़ेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी से सीखा जा सकता है। जैसे अभी अपर्णा जी कह रही थी कि हमने अपनी हार से सीखा है, वही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 2-3 दिन पहले। धर्मेंद्र जी, अब मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि आज जो बैठक हुई, 37 सांसद आपके लोकसभा के, 4 सांसद आपके राज्यसभा के, 41 सांसदों के साथ अखिलेश यादव यह महत्वपूर्ण बैठक करते हैं और उस बैठक के साथ साथ यह भी तय करते हैं कि 2027 की रणनीति क्या होगी। एक तरीके से रणभेरी उन्होंने फूंक दी। क्या मैसेज निकला है वहां से, क्या चीजें आप लोगों को बताई गई हैं? देखिए शेखर जी, एक पार्टी नेतृत्व द्वारा, पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा सांसदों के साथ एक बैठक थी, औपचारिक बैठक थी। चूंकि SIR जैसा महत्वपूर्ण काम इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है और लोगों के, नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, एक तरह से उसकी समीक्षा भी हुई। किस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के छल प्रपंच तंत्र के षड्यंत्र से जो है लड़ते हुए आगे मतदाताओं को उनका अधिकार मिले, कोई भी मताधिकार से अपने वंचित न हो, उनको कैसे मजबूत करें, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता BLA बूथ स्तर का जो है हर बूथ पर जाकर के एक एक मतों पर निगाह रख रहा है कि कोई वैलिड मतदाता छूटे ना और किसी का गलत मतदाता फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी बढ़ा न पाए। उसी की समीक्षा बैठक थी। साथ साथ 2024 में जो जनता ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया, एक तरह से हमारी जो बुनियादी हमारे सवाल थे, हमारे नेता के जो सवाल थे, उस पर मोहर लगाई। उसको आगे कंसिस्टेंसी के साथ कैसे बढ़ाना है, उस पर विचार विमर्श हुआ और तय है जो बुनियादी सवाल पहले थे 2024 के चुनाव में, उसको भारतीय जनता पार्टी ने न छुआ न उसको एड्रेस किया। वो जस के तस है, वरन और भयावह स्थिति में आ गए हैं। तो स्वाभाविक है कि जनता बहुत गुस्से में है, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता इनको बदलना चाहती है, इनसे मुक्ति चाहती है। उसी को, उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने में हमें किस तरह से काम करना चाहिए, वो पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और अन्य नेताओं ने हमारे उस पर गहन विचार विमर्श किया और उसकी रणनीति तय हुई। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, कोई नई नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन हुआ। किसी भी दल को उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिले, उसकी शुभकामनाएं, लेकिन सच क्या है, सच क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चयन की प्रक्रिया, भाई ये तो व्यक्तिवादी पार्टी हो गई। भाजपा जो पहले वैचारिक पार्टी थी, अब उसका उद्देश्य विचारधारा से अलग हट करके कैसे चुनाव जीता जाए, चुनाव जीतने की मशीन के रूप में कैसे काम किया जाए, वो हो गया। दूसरे, व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है, एक व्यक्ति की पार्टी है, वहां से यहाँ निर्णय थोप दिया गया कि इनको बनाना है, बाकी पूरी मशीनरी लग करके बना के लाई। हम लोगों की शुभकामनाएं है, लेकिन युवा है, आज करीब काफी दिन पहले से अस्थायी के रूप में काम कर रहे थे, आज तक युवाओं की दशा दिशा कैसे बदले, विशेष रूप से वो उसी राज्य से आते हैं जहां सबसे ज्यादा पलायन है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कम है। बिहार की स्थिति पे एक बार भी वो नहीं बोले, नौजवानों की स्थिति पे एक बार नहीं बोले। सबसे ज्यादा वहां दलित उत्पीड़न है उत्तर प्रदेश बिहार में, महिलाओं के प्रति अपराध है वहां पर, तो या क्राइम की स्थिति है। तो नितिन नवीन जी से बहुत ज्यादा उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि विचारधारा इसके पीछे की जो RSS तय करता है, करना वही है, स्टैम्प की तरह रह सकते हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करती, वो विचारधारा और उसके कार्यों का विरोध करती है। उसी को लेकर के हम लोग पहले भी जनता के बीच में गए, आगे भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति देखिए, सनातन का नाम लेकर के जिस तरह से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, और उससे अलग हटके सनातन की परंपरा में, स्नानों में जो शंकराचार्य होते हैं, पीठ जब आदि शंकराचार्य जी ने पीठों की स्थापना की, तो चाहे अद्वैत मत में सब सिद्धांतों में कहा जाता है कि शंकराचार्य में शिव का साक्षात दर्शन करता है भक्त, सनातन को मानने वाले। उनके छत्र को तोड़ा गया, किस तरह से वस्त्रहीन किया गया संतों को, वहां
किस तरह से पीटा गया, और जो शिखा होती है जो कि सनातन की बड़ी पवित्र चीज है, जिसको लेकर के समय समय पर चर्चा होती रही, कुछ शिखा को खोल करके आप देखिए चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य ने शिखा के साथ किस तरह से कसम लेकर के साम्राज्य का परिवर्तन कर दिया। उस शिखा को पकड़ करके उत्तर प्रदेश पुलिस घसीटते हुए संतों का अपमान कर रही है, पीट रही है, शंकराचार्य जी का अपमान कर रही है। सनातन की बहुत महत्वपूर्ण परंपरा, विशेष पर स्नान की परंपरा, स्नान से वंचित किया गया, सनातन की में जो व्यवस्था होती, पूजा पाठ के जो अधिकार होता है उससे वंचित किया गया। इससे ज्यादा आप अगर ईश्वर का नाम लेकर के सरकार में है और उसके बाद भी ईश्वर के काम में बाधा बन रहे हैं, तो इससे बड़ा रामद्रोही, इससे बड़ा सनातन द्रोही, इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दूसरी बात, सरकारें होती हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आता हूं आपके पास। आपने कई महत्वपूर्ण बातें एक के पीछे एक कह दी हैं, फिर मामला आगे बढ़ नहीं पाएगा, थोड़ा यहीं पे रुकते हैं। एक आंकड़ा मैं अपने दर्शकों को रख देता हूं, 37 और 4 41 होता है। उत्तर प्रदेश में जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए वो 202 का है। अब ऑन एन एवरेज एक लोकसभा क्षेत्र में मोटा मोटी 5 विधानसभाएं आती हैं, तो इस हिसाब से 41 जाकर के बैठता है 205-6 के आसपास। अब आप समझिए कि जो 2027 की रणनीति अखिलेश यादव ने तैयार की है वो किस तरीके से, मतलब एक एक सांसद का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। उन्होंने अपने दौर में जिस तरीके के विकास कार्य किए हैं बीते समय में, जो उनके क्षेत्र की स्थिति है, कहां बीजेपी पर हमला बोलना है, कौन सी चीजें उनके द्वारा जनता के बीच में ले जाई गई हैं, किस चीज के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, ये सारी चीजों का बाइफर्केशन करके और सांसदों से कहा गया है कि अपना अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए, ताकि जब हम 2027 में जाएं तो हम उस चीज को सामने रख सकें और पीडीए के फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकें। अब ये तो हो गया आंकड़ा, तथ्य, जिसको हमें समझना होगा, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। दो बातें जो बड़ी महत्वपूर्ण इस चर्चा में अभी दिखाई दी हैं, और वो भी धर्मेंद्र जी की तरफ से। नितिन नबीन को उन्होंने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बधाई दी है, बीजेपी को भी बधाई दी है, साथ साथ ये भी जोड़ा है कि अब भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी भले ना हो लेकिन व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है कि एक व्यक्ति ही सारे तरीके के फैसले लेता आ रहा है। ये बात इसलिए उन्होंने कही है क्योंकि नितिन नबीन के सामने कोई चुनौती नहीं थी, वो निर्विरोध चुने गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को एक बधाई के साथ में मुलम्मा भी चढ़ाया गया है, एक चीज। दूसरी चीज, आप इस चर्चा में अभी देखिए कि पहले जो चीज हिंदू मुसलमान पे होती थी, आमतौर पर सपा या कांग्रेस के साथ में जब बीजेपी का गेस्ट होता था तो जो बात हिंदू मुसलमान पे होती थी, अब वहां पर सीधे सीधे जिसको कहते हैं कि धागे खोल देना। धर्मेंद्र जी ने अपने ओपनिंग कमेंट में ही बीजेपी के धागे खोलने की कोशिश की है सनातन को सामने रख करके। तो अब आप समझिए कि बीजेपी की जो चुनौती है वो कहां से शुरू होती है, कितनी बड़ी होती है और किस तरीके से उसको संभालेंगे, ये हम अपर्णा जी से जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र जी, मैं एक चीज पर क्लेरिफिकेशन अपने ही एंड से ले लेता हूं, वरना चर्चा में समय बहुत ज्यादा जाया हो जाता है। ऐसा है कि वो ठीक है, निर्विरोध चुने गए, आप व्यक्तिवादी कह दीजिए कि एक व्यक्ति फैसला ले रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन हमने कुछ चीजें और भी देखी हैं। जैसे एक राष्ट्रीय पार्टी और है कांग्रेस, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस तरीके से वो चुने गए वो किसी के छिपा नहीं है। और छोड़िए साहब, 2016 में यहीं लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर हम पत्रकारों के पसीने छूट गए जब आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर रहे थे। वो कैसे देखें हम? नहीं, देखिए शेखर जी, अगर आपको याद होगा जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन हो रहा था तो प्रत्येक बूथ, हमें नहीं कह रहे हैं कि प्रत्येक बूथ स्तर से जो हमारे डेलीगेट्स थे सबने ऑन एफिडेविट उनका चयन किया था। सब लोग आकर के अपना निर्वाचन आयोग में अपनी सहमति पत्र दी। क्या हुआ, कैसे? हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, पार्टी विद डिफरेंस हो। ये तो लगातार इसकी कागज की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए यही मैं इसीलिए सवाल मैंने रखा, बीजेपी ने भी कागज पर, मतलब निर्विरोध चुने गए कि कैसे, कागज पत्र तो उन्होंने भी तैयार किए होंगे, एक बड़ा अच्छा सिग्नेचर वगैरह का भी काम हो गया, लेकिन सड़कों पर हमें जश्न देखने को मिला। लेकिन जब 2016 का वक्त था तो हम पत्रकार ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं जो लाठी डंडा है या जो भगदड़ मच रही है या जो मारपीट हो रही है उसमें हमारा कैमरा बचे कि हम बचें। यह बहुत बड़ी चुनौती थी और वो ड्रामा सड़क पर 3-4 दिन तक चलता रहा। नहीं शेखर जी, हम लोग भी उसमें थे।
कोई भगदड़ नहीं हुई। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चयन हुआ, पूर्व सहमति थी। मंच पर बाकायदा निर्वाचन अधिकारी ग्रुप प्रोफेसर साहब ने निर्वाचन के लिए लोगों से पूछा। सारे डेलीगेट्स ने खुलेआम पब्लिक में हाथ उठा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की सहमति दी और माननीय नेताजी को संरक्षक और मेंटोर बनाने की बात की और आम सहमति तय हुआ। हमको तो कुछ नहीं दिखा और किसी को वहां लड़ाई झगड़ा जैसी कोई बात नहीं थी। चलिए जरूर ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं बस यहीं पे खत्म कर देते हैं। बाकी जनता तो देखी, जनता के सामने सारी चीजें रहती हैं अपनी अपनी तरह से, इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। आपका अध्यक्ष भी चुन लिया गया, उनका भी अध्यक्ष चुन लिया गया। मेरा काम था कि हम थोड़ा सा साफ साफ बता दें। अब मैं अपर्णा जी के पास जाता हूं, उनसे जवाब लेते हैं जो आरोप अभी आपने लगाए हैं। अपर्णा जी, 2-3 चीजें बड़े मुखर तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से रखी गई हैं कि एक तो आप सनातन का अपमान करने लगे हैं, दूसरा एसआईआर को लेकर के जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी का आरोप है कि आप जिस तरीके से चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ साथ उनका कहना यह है कि जो पिछड़ा दलित शोषित है वो तो अपनी जगह पर प्रताड़ित है ही। तो अब बीजेपी इन सब से कैसे पार पाएगी? पंकज चौधरी, नितिन नवीन, इनके सामने ये चुनौती पहले से ज्यादा बड़ी कर रही है समाजवादी पार्टी। तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ आदरणीय प्रवक्ता महोदय को कि आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रवक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने नहीं गए थे जब इनकी और चाचा जी की आपस में बनी नहीं थी और ये उनके पिता को फिर बीच में आना पड़ा था। चुने नहीं गए थे, छीनी गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी और ये जनता भूली नहीं है किस प्रकार से परिवार में विवाद पैदा हुआ था। ये किसी से छूता नहीं, सबको उन्होंने फिर नई दूसरी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली उनके आदरणीय चाचा जी ने। फिर बाद में फिर उनको लगा कि हमारा चल नहीं पा रहा है तो फिर एक साथ हो गए। तो ये उनकी एक अलग कहानी है, ये उनका व्यक्तिगत मैटर है, मुझे इसमें पढ़ना भी नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है नामांकन के तहत। हर राज्य में नामांकन हुआ है, उसके प्रस्तावक बने हैं और हमारी ये जो कोर कमेटी है उसके अध्यक्ष का चुनाव हो गया अपर्णा जी। अब आप बाकी आरोपों पे आइए वरना समय निकल जाएगा। वो ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव हो गया, आपने भी आरोप लगा दिया, ठीक है। अब आगे आइए, 27 पे आइए। तो हाँ, आप कह रहे थे कि सनातन विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, मैं उस पर जवाब देना चाहती हूँ, उसकी प्रतिक्रिया देना चाहती हूँ कि मैं नहीं कह रहा था, ये आरोप है समाजवादी पार्टी का। नहीं, मैं उन्हीं प्रवक्ता महोदय के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं प्रवक्ता महोदय की बात का जवाब दे रही हूँ कि आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है। आप मुझे बताएं कृपया करके प्रवक्ता महोदय, 2015 में आप इतना दर्द होने लग गया आपको अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए लगातार ये जो हमारी जो सौम्या अग्रवाल जी हैं उनके माध्यम से बताया गया कि हमारा एक परिसर था, एक बैरिकेडिंग था, वहां तक जाने तक की अनुमति थी। उसके बाद आप पैदल चल के जाएं ताकि वीवीआईपी दर्शन में जो पिछली बार जो कुंभ में हुआ था अव्यवस्था न हो। इस वजह से उनको रोका गया और उनको रोकते में उनके जो आप प्रशंसक थे, उनके जो सेवादार थे, उनके साथ जो उनको मानने वाले लोग थे, पूजने वाले उनको जो लोग हैं, उनके जो पूरे एक अमली जामा करके वो जो आते हैं उस पर, उसके बाद फिर उन्होंने भगदड़ मचाई। उन प्रशासन को अपने हालात नियंत्रण करने के लिए ऐसा करना पड़ा, उनको रोकना पड़ा। उसमें हमने कुछ एक ऐसे दृश्य देखे, उस पर हमने कहा है, हमारे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि हमने किसी संत का अपमान करने के उस दृष्टिकोण से ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 2015 में यही अब मुक्तेश्वरानंद जी के साथ लाठियां भांजी गई थी कि नहीं गई थी? अब आप बताओ, राम मंदिर के कारसेवकों पर गोली चलाई गई थी कि नहीं गई थी? सनातन विरोधी हमसे कह रहे हैं आप हमें बताइए। आप लगातार जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में, माननीय मैं कहना चाहती हूँ, ये वही संत है जिनका आपको पीड़ा हो रही है, 2015 वाले ही है ये। और इनकी अपनी एक प्रवृत्ति है कि बसपा का भी विरोध करते हैं, गलत नीतियों का, समाजवादी पार्टी का भी इन्होंने विरोध किया था और वो आज भी धड़ल्ले से भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलते हैं, कभी नहीं हुआ। और इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए आप हम सोशल मीडिया पर होंगे महोदय तो आपको साफ तौर पर समझ में आ जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रणाम किया है और उन्होंने रुद्राक्ष की माला दी है। हम संतों का अपमान नहीं करते हैं, संतों के साथ हम उठते बैठते हैं, संतों का सम्मान करते हैं, संत हमारे लिए सर्वोपरि है। और रही बात आप कह रहे हो कि एसआईआर की और सारी कंपनियों की, हमने सारी कंपनियों को या सारी जो एजेंसीज है उनको हमने अपने हिसाब से कर रखा है, तो मैं बता दूं आपको,
भारतीय जनता पार्टी जितनी चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की है उतनी समाजवादी पार्टी की। आपने भी अपने बीएलए उतारे, हमने भी अपने बीएलए उतारे। हम सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते चुनाव आयोग को सहयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने अपने बीएलए उठाए। आप अपने, अगर मैं आपको शेखर जी एक बात बता दूं, ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 मार्च के बाद आखिरी लिस्ट आएगी, पहले 6 फरवरी फिर 6 मार्च। कोई भी अगर रद्दो बदल होता है, अगर कोई भी एक ऐसा नाम आ जाए तो आप मुझसे कहिएगा। आज आपके साथ पहली बार डिबेट में बैठी हूँ और हमेशा मुझे लगता है 2027 में ऐसे कई मौके आएंगे जो हमारे धर्मेंद्र जी भाई साहब भी साथ में रहेंगे, इनके साथ भी डिबेट करने का मौका मिलेगा। आप हमें शिकायत करके दिखा दीजिएगा और बताइएगा कि इस व्यक्ति का नाम छूट गया है या इस व्यक्ति का नाम जबरदस्ती काट दिया गया है या इस व्यक्ति का नाम हम डलवाना चाहते थे और चुनाव आयोग ने नहीं डाला, चुनाव आयोग ने धांधली कर दी। आप साक्ष्य तो लेकर आइए। ये 18,000 एफिडेविट वाला विषय जैसा मत बनाइए ना। ठीक है, आप हाईकोर्ट ठीक है अपर्णा जी, अब इसका जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, बीजेपी की तरफ से 2 आरोप हैं। एक तो ये कि आप सनातन के नाम पर भी बरगला रहे हैं और एसआईआर के नाम पर भी जनता को बरगला रहे हैं। 2015 में आपने शंकराचार्य पर लाठियां भंजवाई थीं, सीधा सीधा आरोप है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी अपर्णा जी को सुन रहा था, हमें बड़ा तरस आया। हमने सनातन की किसी परंपरा को, किसी संत को उसके अधिकार, सनातन द्वारा प्राप्त अधिकार, उनको गंगा स्नान करने से रोकने का काम नहीं किया। हमें गर्व है। आप आरोप चाहे जो लगाइए, उस पर अलग से बहुत बार डिबेट हुई, फिर दोबारा डिबेट करने को तैयार है, जवाब देने को तैयार है। पहले क्या हुआ, कब, कहां, किस कालखंड में क्या हुआ। लेकिन किसी कालखंड में अच्छा या बुरा हुआ तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप शंकराचार्य को उनके सनातनी कार्य करने से रोक देंगे, उनको पिटवा देंगे, निर्वस्त्र कर देंगे साधु संतों को, उनकी जो है शिखा पकड़ करके घसीटेंगे। किसने अधिकार दे दिया कि धार्मिक महत्व के, ऐतिहासिक महत्व के, पुरातात्विक महत्व के मंदिरों को तोड़ देंगे, उनकी मूर्तियों को खंडित करके कूड़ेदान में फेंक देंगे? किसने अधिकार दे दिया? अगर किसी कालखंड में कुछ हुआ हो, आप जो है महमूद गजनवी की, औरंगजेब की बात करते हैं, तो औरंगजेब और महमूद गजनवी ने कुछ गलत किया रहा हो तो नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को क्या अधिकार मिल जाता है को वो उसने एक मंदिर तोड़ा था तो 100 मंदिर तोड़ेंगे? किस तरह से राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने काशी के तमाम संतों, महंतों और पंडितों से मिल करके जिस काशी को भव्य दिव्य बनाया, उसके घाटों का निर्माण कराया, मंदिरों का निर्माण कराया, काशी आपसी सहमति से विकास के पथ पर सुंदर हुई, संयोजित हुई और आर्थिक प्रगति पर आगे बढ़ी, उस काशी को डिस्ट्रॉय मशीनों से किया गया। अरे सनातन में परंपरा है मंदिरों को भी स्थानांतरित करने की, लोगों की दुकान को तोड़ने के बाद उनके विस्थापन की संविधान में भी व्यवस्था है। आप करते, ठीक है। अब मैं एक सवाल, अब मेरा, अब ठीक है, आपने आरोप कर लिए, ठीक है धर्मेंद्र जी भर के आरोप लगाए आपने। अब मेरा एक सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी को सनातन के मुद्दे पर आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं या घेर रहे हैं, उसका फायदा वोट बैंक में तब्दील होगा या नहीं होगा? नहीं, हम देखिए शेखर जी, हम वोट बैंक की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ हम लोग वोट बैंक के लिए 2015 में जब लाठियां पड़ी लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद को, उसका नुकसान हुआ या फायदा हुआ? देखिए शेखर जी, सवाल नुकसान फायदे का नहीं था। वो जो है वहां पर कोई स्नान की परंपरा का वो नहीं था, ना वो उस समय शंकराचार्य थे। शंकराचार्य और संत दोनों चारों पीठ के शंकराचार्य में माना जाता है। सनातन को मानने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला मानता है भगवान शिव का रूप है। ठीक, अपर्णा जी इसका जवाब दीजिए। अब आप ईश्वर के रास्ते आता हूं, अपर्णा जी जवाब दीजिए। और मैं ये देखिए कितनी बुरी तरीके से इसको बोला गया है कि वो उस वक्त शंकराचार्य नहीं थे जब लाठियां बांधी थी हमारी सरकार ने। हम शंकराचार्यों पर लाठियां नहीं बांधते। आप मुझे एक बात बताइए शेखर जी, आपने लाठियों से पीटा कि नहीं पीटा? आपने स्वयं कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी कि नहीं चलवाई थी? स्वीकार कीजिए। आपने राम मंदिर जाने से मना किया कि नहीं किया? आप अपना 2015 में क्या हुआ उस पर बड़ा डिबेट हुआ है। 2015 में लाठियों को गोली चलाने का अधिकार मिल गया। 2015 में स्थानीय प्रशासन ने क्या किया था, हम उसका जिम्मेदार नहीं है, न हमने कभी उसको हमने अपनी जिम्मेदारी लिया। हम कह रहे हैं 2015 में क्या हुआ, इतिहास के कालखंड में क्या हुआ, तो क्या आज आपको अधिकार मिल गया कि शंकराचार्य जी के ऊपर गोली चला देंगे आप? ये कौन सा फर्क हुआ? किसी सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है।
और हमने उन पर कोई लाठियां नहीं आप मारी स्वीकार हैं, करिए और हम कि उनका इसी आपने प्रकार सम्मान सनातन करते विरोधी रहेंगे। काम किया है, हाँ, एक संत आपके का कुछ अपमान किया है, प्रशासन द्वारा सनातन अगर परंपरा उनके का कुछ अपमान किया है। बटुओं पर अगर इस ये तरीके कोई केवल वीडियो आपको सामने आए, हम शंकराचार्य लोग जी जब का तक जांच अपमान नहीं है। करेंगे उससे पहले कुछ हिंदू नहीं कह सकते। संस्कृति और अच्छा सनातन यही ठीक तो है, ठीक है धर्मेंद्र जी, परंपरा अपर्णा जी, मैं अब आप दोनों लोग थोड़ा सा 1 मिनट रुके, मैं इसका इंटरप्रिटेशन जनता को बता दूं। ये जो बहस मुबाहिसा हुआ, वार्ता के दौरान बहस मुबाहिसा जो हुआ, इसकी वजह समझिए और बीजेपी से इसका जवाब लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो या तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में हो, ऐसी हर क्षेत्रीय पार्टी जो जातिगत क्षेत्रीय राजनीति करती है, उसको यह पता है कि उसका कौन सा वोट बैंक उसके साथ में इंटैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी की 2014 ऑनवर्ड्स जो सबसे बड़ी ताकत बनी है, वो है हिंदुआने का एक होना, हिंदू वोटर्स का एकजुट होना। अब इन क्षेत्रीय दलों के सामने भले वो राष्ट्रीय रूप में हो, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिंदू वोट बैंक में सेंध किस तरीके से लगाई जाए। पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये फार्मूला समाजवादी पार्टी का इसी का एक डायमेंशन है, जिसको लेकर के 2024 में भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाने में अगर समाजवादी पार्टी कामयाब हुई है, तो अब 2027 को उसी चीज को लेकर के और ज्यादा पैने तरीके से वो जाना चाहती है। अपर्णा जी, आप समझिए कि सनातन के मसले पर इस डिबेट में जितनी देर आप दोनों ने सनातन या हिंदू के ऊपर चर्चा की है, आपको लगता है कि हिंदू वोट बैंक जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं या बनाई जा रही हैं या राजनीति उसमें इन्वॉल्व हो रही है, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आप अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखें, जो कभी जाति में बढ़ जाता है, कभी वर्ग में बढ़ जाता है। आप माने या न माने, लेकिन चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बीजेपी का अपर विंग हमेशा इक्वेशंस का ख्याल करता है। इस बात को अखिलेश यादव भी तारीफ के रूप में कर रहे हैं कि वो एक एक बिंदी भी बीजेपी देख करके बिठाती है कि कहां मात्रा लगेगी, कहां कॉमा लगेगा, कहां बिंदी लगेगी। आप समझ रही हैं कि कितनी बड़ी तैयारी है सपा की। देखिए, समाजवादी पार्टी जो भी नैरेटिव बना रही है, उसके प्रवक्ता जो भी नैरेटिव बना रहे हैं, वो आखिरकार ध्वस्त होने हैं। मैं आपको ये आज निश्चित तौर पर कह सकती हूँ वो कैसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, वो कायस्थ समुदाय से आते हैं। कायस्थ समुदाय में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, पूरे अगर देश की बात करें तो कितने वोट होंगे, मुझे लगता है बहुत ही कम मात्रा में है। ये किसी जातिगत व्यवस्था को लेकर नहीं बनाया गया है। हमने उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी तक को जब बनाया था तो सिंधी समाज के लगभग 0.5% वोट है अगर इस देश में देखा जाए समथिंग। तो हम कोई जाति को देखकर नहीं बना रहे, हम कार्यकर्ता कुशल है, प्रवीण है और कितना क्षमतावान है, हम इसको देखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं। और हम ये बता रहे हैं लोगों को कि हम युवाओं को मौका देंगे और विजन 2047 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। युवाओं को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे और हम आपको भविष्य के लिए तैयार करेंगे, ताकि आप आने वाले भविष्य में और युवाओं को लाएं और उन्हें तैयार करेंगे। पिता की भांति चलाई जा रही है ये पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उसमें मुझे कोई गौराई नहीं। और मुझे इस बात पर गर्व है कि युवाओं को मौका दे रही है भारतीय जनता पार्टी और ऐसे चेहरों को सामने ला रही है जो एक कार्यकर्ता है। नहीं, सवाल चेहरे का नहीं, सवाल वोट बैंक का है। आप सवाल पर ही टिकी रहें, सवाल वोट बैंक का है। आप समझिए कहां पे फाड़ हो रही है। देखिए, वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को अपना संभालना आता है और भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को संभालती आ रही है। और जो वोट है, जो हमारे मतदाता हैं, वो जानते हैं कि अब हमारा अच्छा किसमें है, हमारा भविष्य किसमें है। तो जिस प्रकार से हमने बिहार में वोट बैंक की राजनीति को और जातिगत राजनीति को हमने अलग हटाया, अछूता किया, उसी प्रकार 71% वोट किया है महिलाओं और युवाओं ने। यही काम हम उत्तर प्रदेश में करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और नए युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि ये जातिगत व्यवस्था खत्म हो, जातिगत आंकड़ों की राजनीति धीरे धीरे संपन्न हो, इस तरफ जाए। 2047 का विजन हमारा यही है और हम इस पर काम कर रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है ये कहने में कि हम इस पर खरे उतर रहे हैं। जनता का भरोसा आपने कहा कि अपना वोट बैंक आप इंटैक्ट रखेंगे। धर्मेंद्र जी, मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो आपकी स्ट्रेटेजी है, ऐसा लगता है कि उसका जो शुरुआती, मतलब जिसको कहते हैं ना ट्रेलर, अभी तो ट्रेलर देखा है, जो कुछ भी हो रहा है प्रयागराज में या वाराणसी में, वो ट्रेलर है।
अपनी तरह से जो आपने राजनीति को साधने की कोशिश की है, आपको लगता है कि ये सनातन में जिस तरीके का भेद और पीडीए का पूरा फॉर्मूला ये हिंदू वोट बैंक को आपकी तरफ मोड़ पाएगा, लग रहा है आपको? क्योंकि आप ये मान करके चलने, मतलब एमवाई फैक्टर तो आपके साथ में है ही नहीं। शेखर जी देखिए, हम इसको इसको वोट बैंक के रूप में नहीं देखते हैं। हम पीडीए का फार्मूला लेके आए तो भैया लेने वोट ही हैं। देखिए वोट ही लेना है तभी सरकार बनेगी, लेकिन इसको ऐसे डिनाई मत किया करिए। ये हमें ना बीजेपी से अच्छा लगता है ना सपा से, भाई लेना वोट ही, आप राजनीति कर रहे हैं। हम एक राजनीतिक नहीं, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं। हाँ। बिल्कुल वोट के लिए वोट के समय में वोट में जाएंगे, लेकिन सामान्य समय में अगर जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है तो हम उसको अच्छे से निभाएंगे। और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जहां भी अन्याय अत्याचार होगा, जो आप वादा खिलाफी करेंगे, नौजवान, बेरोजगार, गरीब, किसान के खिलाफ अन्याय करेंगे, संत के साथ अन्याय करेंगे, किसी धर्म विशेष साथ अन्याय करेंगे, उसको उठाएंगे, उचित फोरम पर उठाएंगे, जोर जोर से उठाएंगे, चीख चीख कर उठाएंगे। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक उठाएंगे। ये अलग विषय हो गया। लेकिन देखिए, इसको मत से जोड़ना ठीक नहीं। हमारी साथी 2015 और पीछे की बात करें, देखिए स्वामी जी शंकराचार्य 2022 में हुए, और हमको जहां तक याद है, हम लोग इतिहास के छात्र रहे हैं, चाहे मुगल काल हो, चाहे ब्रिटिश पीरियड हो, या आजादी के बाद, आज तक किसी ने भी किसी भी शंकराचार्य को इस तरह से अपमानित करने का किसी सरकार ने साहस नहीं किया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शंकराचार्य जैसे या संतों महंतों का अपराध के खिलाफ, ये लोग तो सनातन की झंडा बरदार बनने का काम करते हैं, पेटेंट कर लेते हैं। कहा गया कि अगर जो है कोई करता है तो वो सामान्य अपराध से 100 गुना का पाप का भागी होता है, लंबे समय तक नरकगामी होता है। और भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी को, महाराज जी से गलती किया, उनका अपमान किया तो क्षमा याचना करनी चाहिए। वो संत है, हो सकता है उनके मन में आ जाता, इनको क्षमा करने का भी काम करते। लेकिन जिस अहंकार के साथ कभी मंदिर टूटने को एआई वीडियोज बता दे रहे हैं कि कमिश्नर कुछ कर रहे हैं, कलेक्टर कुछ कर रहे हैं। आज इलाहाबाद में आपने खुद ही कहा, प्रेस वार्ता के दौरान सारे अफसर भाग गए, उनके पास जवाब नहीं था कि क्यों रोका। भाई सारा कुछ जो शाही स्नान या विशेष स्नान पर्व होता है, वो संतों को समय से स्नान कराने के बाद ही आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। ये परंपरा रही है, आज नहीं। ये परंपरा मैं तो कह रहा हूँ, मुगल काल जिस पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उसमें भी ये परंपरा शेखर जी, परंपरा उस दौरान भी लेकर बैठ जाते हैं, खुद लाठियां बांटते हैं, खुद राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। आप खुद भी तो सोचिए। अरे हमने क्या किया? हम तो करें, हम कहें आप अगर राम को पढ़ लेती, राम को भारतीय जनता पार्टी के साथी पढ़ते तो इस तरह का आरोप नहीं लगाते। हम क्या करें? आपने चलाया है तो क्या हम नहीं, आपने चलाया, आपने लाठी चलाया, या किसी ने इसके पहले चलाया तो आपको गोली चलाने का अधिकार मिल गया? मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि किसी कालखंड में कोई अच्छा बुरा काम हुआ तो आपको लाठी मिल गया? लाठी चलाने का, योगी जी को संतों को पीटने का, परंपरा तोड़ने का लाइसेंस मिल गया क्या? तो आप यही कर रहे क्या? नहीं, आपको भाई आप कह दीजिए कि हमको है, हम पीट सकते हैं, हम शंकराचार्यों भी पीट सकते हैं। अब तो नई परंपरा उत्तर प्रदेश में होने जा रही है कि शंकराचार्यों की पोस्टिंग आप करेंगे। आपका कलेक्टर सवाल कि शंकराचार्य, अब तो हमको लग रहा है उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में शेखर जी आप देखिएगा, शंकराचार्य की पोस्टिंग जारी होगी। पोस्टिंग का लेटर पंचप्रदेश लखनऊ के लोक भवन से जारी होगा। योगी आदित्यनाथ जी के दफ्तर से शंकराचार्यों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, नियुक्ति का लेटर जारी होने वाला है। अब देख लीजिएगा आने वाले समय में पहली बार सनातन परंपरा को तोड़ने का काम, ये बंद कीजिए, तो आदमी चलता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करो, नहीं होगा। नहीं, किसी के पास पेटेंट नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र जी और अपर्णा जी, अब थोड़ा आप लोगों ने लड़ लिया, आपने अपनी बात कर ली। मैं ठीक है, अब मैं चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पढ़ रहा हूं, आप बात समझिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले नहीं है, आप आखिरी नहीं है। ये आजादी के बाद से होता रहा है। वो भी दिन था जब संसद के सामने गौ हत्या का विरोध करने के लिए हमारे देश के एक मनीषी पर, कई संतों पर जिस तरीके से लाठियां भांजी गई थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, कांग्रेस की रिजिम में भी हुआ है। जिस तरीके से आप धर्मेंद्र जी इतिहास के छात्र हैं, आप इतिहास के छात्र हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कांग्रेस का हाथ का पंजा कहां से आया।
हाथ का पंजा वो किसका पंजा है? अगर नहीं, मेरी सुनिए शेखर जी, आज सवाल है, आज चर्चा हो रही संतों के अपमान की, क्या इसका जवाब ये हो सकता है कि इतिहास के किसी और कालखंड में उनका अपमान हुआ है? मैं यही कह रहा हूं, कि राजनीति, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने इसीलिए आप दोनों लोगों से कहा, मैंने इसीलिए ये बात कहा कि भारत सत्य सनातनियों का ही देश है, इसमें कहीं किसी को दो मत नहीं रखना है। चर्चा जिस विषय पर आज हमने रखी, आप समझिए कि अध्यक्ष का चुनाव, उसकी चुनौती, सपा की तैयारी भी हमें दिखती है, और बीजेपी की चुनौती कितनी बड़ी है वो भी इस चर्चा में दिखती है। मैं आप दोनों लोगों से आखिर में हूं, एक क्लोजिंग कमेंट एक लूंगा। धर्मेंद्र जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी जो मौजूदा स्थिति है, आपको लगता है कि 2027 में हिंदुओं का वोट आपको मिलेगा, वो बटेगा या नहीं बटेगा? एक लाइन में जवाब दीजिए, मेरा सीधा सा सवाल है बस। शेखर जी, हिंदुओं का नहीं, उत्तर प्रदेश के नागरिकों का, सम्मानित नागरिकों का, छात्रों का, नौजवानों का, किसानों का, आधी आबादी का वोट हमें मिलेगा। हम सरकार जनता के बुनियादी सवालों के लिए बनाते हैं, धर्माचार बनने के लिए नहीं, धर्म का व्याख्यान करने के लिए नहीं। पॉलिटिकली करेक्ट बयान आपने अपनी तरह से दिया है, उसमें वो सब आते हैं। अपर्णा जी, आपने भी समझा होगा कि चुनौती कितनी बड़ी है। बात सिर्फ पीडीए तक नहीं है, जो आपका कोर है, पीडीए का मतलब कोर है, उस पर हमला है। आप बचा पाएंगे? लड़ेंगे? इसकी रणनीति है? लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल पढ़ाता हो पीडीए का मतलब, उस व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा और बच्चों को क्या भविष्य देगा, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर समाजवादी पार्टी चला रहे हैं, और परिवार को मजबूत करो अभियान जारी है। दंगा कराने वाले नौजवानों के भविष्य की बात कर रहे हैं। एक ही परिवार का आदमी राष्ट्रीय बनता रहेगा। मैं तो समझ रहा था आप विद्वान साथी अपर्णा जी, आप तो जानते हैं पार्टी की आईडियो दंगा कराने वाली है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आपका भी, अपर्णा जी आपका भी। मेरे पास चर्चा में फिलहाल वक्त इतना ही था, लेकिन मोटे तौर पर इस चर्चा में हमको यह समझ में आया कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने जो बात कही है बीते दिनों कि हमको भारतीय जनता पार्टी ही बनना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, हिंदुआने का जो कोर वोट बैंक है, उस वोट बैंक में किस तरीके से, कितनी देर तक, कहां पे सेंध लगाई जा सकती है, किस किस तरीके से लगाई जा सकती है, और उसमें सरकार और प्रशासन, चूंकि सरकार बीजेपी की है, लिहाजा उसका इस्तेमाल आप अपने ही वजन से दब जाएं, ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। यही चुनौती नितिन नवीन के सामने भी है, यही चुनौती पंकज चौधरी के सामने भी है उत्तर प्रदेश में, यही चुनौती अखिलेश यादव के सामने भी मौजूद है कि कहीं ऐसा ना हो कि पासा पलटे और आप अपने ही वजन से दबते चले जाएं। फिलहाल जिस तरीके की चुनौतियां हैं, उसमें औजार, हथियार नए सिरे से पा रहे हैं धार। अब ये धार कितनी मारक क्षमता लिए हुए है, ये तो खैर जनता जब चुनाव के बीच में आएंगे राजनीतिक दल तभी पता चलेगा, लेकिन तैयारी दोनों दल अपनी अपनी तरह से मजबूत कर रहे हैं, इतनी बात चर्चा में साफ है। नमस्कार।
नौबस्ता में स्थित वैष्णवी हॉस्पिटल में विश्व स्तर के इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वैष्णवी हॉस्पिटल NABS द्वारा मान्यता प्राप्त है और आधुनिक तकनीक और उपकरणों के जरिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीनों द्वारा गुर्दे की पथरी का इलाज होता है। सामान्य और लेप्रोस्कोपिक, यूरो, न्यूरो, गैस्ट्रो, आर्थो सभी तरह की सर्जरी की जाती है। हॉस्पिटल में NICU, ICU, OT, डायलिसिस, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन के साथ 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है। वैष्णवी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आप लैंडलाइन नंबर 0512-262-6699 और मोबाइल नंबर 7525022701 पर संपर्क कर सकते हैं। वो भाषा